प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9th का सामाजिक विज्ञान विषय में इकोनॉमिक्स में अध्याय 1 पालमपुर गांव के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। तो इस पालमपुर गांव में हम आपको इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करवाएंगे, क्योंकि पालमपुर गांव मतलब एक किसी गांव की कहानी है जहां पर खेतीहर मजदूर और श्रमिक वर्ग और मंझले और बड़े किसान, मंझले किसान और एकदम अल्प भूमि वाले किसानों के बारे में बताया गया है। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखिए कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, मतलब एक कल्पना की गई है, ऐसा कोई गांव नहीं है पर कल्पना की गई है। यहाँ पर खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य क्रियाएं लघु स्तरीय और विनिर्माण और डेयरी परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती। मतलब कि खेती मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया क्या आएगी तो खेती आएगी, उसके बाद में लघु स्तरीय, विनिर्माण और डेयरी परिवहन आदि सम्मिलित है। उसके बाद में हम देखते हैं पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है और इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। तो कितने परिवार रहते हैं? 450 परिवार रहते हैं। और खेतों में सभी नलकूप बिजली क्षेत्र से ही चलते हैं, मतलब बिजली की व्यवस्था है, और 2 प्राथमिक स्कूल और 1 हाई स्कूल विद्यमान है। गांव में और भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख विधि है और उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना जिससे हमें आवश्यकता है, जिनकी आवश्यकता है। वस्तु और सेवाओं के लिए 4 चीजें आवश्यक है: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है और इसमें उत्पादन के कारक, इसे क्या कहा जाता है? उत्पादन के कारक कहा जाता है। बरसात में के मौसम में, मतलब जो बरसात में फसल लगाई जाती है वो खरीफ की फसल, जिसमें ज्वार और बाजरा आते हैं। इसके अलावा अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है और सर्दी के मौसम में रबी में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और देखिए, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल कहा जाता है। मतलब एक से अधिक फसल उगाने को क्या कहा जाता है? बहुविधि फसल प्रणाली कहा जाता है। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति से भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों जैसे कि HIV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती के तरीकों में बदलाव आया और अत्यधिक मात्रा में फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज में 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो कि HIV बीजों के उपज से 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। मतलब कि जो पारिवारिक जो पुरानी खेती की जाती थी उसमें 1300 प्रति किलोग्राम हुआ करता था, लेकिन HIV बीजों के उपयोग से 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है। कृषि के भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। और देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ होता है? तो पंजाब में होता है। सरकार द्वारा खेतों से काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है 300 रुपये। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। देखिए, अगला पॉइंट है श्रम पूंजी उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में बहुत अधिक प्रचुर है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से 4 गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। खेती के विपरीत गैर कृषि काम में भूमि की आवश्यकता होती है और लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। गैर कृषि कार्यों के प्रयास के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सके। कस्बों और शहरों
से अच्छी सड़कों और परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे। भविष्य में गांवों में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। इस प्रकार से हमने पालमपुर गांव के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में इस अध्याय के क्वेश्चन आंसरों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो लगातार इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो डाले जाए उसके नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।